अच्छा, इनकी अच्छाई के ज़माने में अगर आप देखेंगे सक्सेसफुल काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि बाहर जाके भी काम कर रहे होते हैं, यूएई में, अपना जो है कतर में, सऊदी अरब में, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इटली में भी आपको मिलेंगे। तो जहाँ पर लेबर की नीड होती है, ये सबसे कम पैसों में काम करते हैं। इनके ये ऐसा नहीं है कि भाई नहीं हमें तो इतने पैसे चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके फिर ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुन्ना का चैनल। दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और जहाँ कहीं भी है जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आज लेके आए हैं और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें नज़र आएंगी। उभरती हुई ऐसी कंट्री जो कि बहुत ज़्यादा जो है आजकल तरक्की की तरफ गामज़न है और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो है लॉन्च हुए जा रहे हैं जिसमें कि हम भी देखेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी। तो चलते हैं पहले वीडियो की जाने। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है हाउ बांग्लादेश इज़ सेक्रेटरी बिकम richest country in South Asia। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा कि एक कंट्री जिसकी पॉवर्टी रेट आज से 50 साल पहले 80% थी, वो आज वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे बन गई? और एक कंट्री जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 1970s में 45 इयर्स थी, वो आज 75 इयर्स तक कैसे पहुंच गई? हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की। दोस्तों बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ, ये कहानी हम में से ज्यादातर लोगों को मालूम है। 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, देखा जाए तो उस टाइम पर एक बहुत ही पावरिस्ट कंट्री था। ये देश के हर सोशल प्रॉब्लम जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी जैसी चीजों से ग्रसित था और इसे ठीक करने की जिम्मेदारी थी उस समय की तत्कालीन गवर्नमेंट की, जिसे न सिर्फ बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ठीक किया बल्कि सीक्रेटली साउथ एशिया की रिचेस्ट कंट्री बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम 50 साल के भीतर हुए बांग्लादेश के ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी रिमार्केबल जर्नी एंड डेवलपिंग नेशन बनने की कहानी को समझने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दरअसल आईएएस की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है P2I, दैट मीन्स प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी यूपीएससी एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। यूपीएससी सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अनुराग लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स से रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर एक अंडर डेवलप्ड कंट्री ग्रो करना चाहती है तो उसे कुछ इन फैक्टर्स पर काम करना होता है, जैसे कि अपने इंपॉर्टेंट एसेट्स को पहचानो, उस एसेट का इस्तेमाल करके इकोनॉमी में वैल्यू ऐड करो, एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस बनो, कैश फ्लो जनरेट करो और सबसे इंपॉर्टेंट इस कैश फ्लो से कुछ और एसेट बनाओ। यही सिलसिला एक सर्कुलर वर्चुअस इकोनॉमी में चलता रहेगा जो आपके इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश के केस में कुछ अलग था। देखिए जब आपके पास ऐसा एसेट हो जो दुनिया के पास कम हो, ऐसे में चांसेस है कि आप इस साइकिल को कंप्लीट कर पाओगे, जैसा कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने किया है। उन्होंने ऑयल को एसेट की तरह पहचान कर दुनिया को सेल किया है और उससे जो पैसे आए हैं उससे मैरिटाइम ट्रेड में यूज किया है और फिर जो मैरिटाइम ट्रेड से पैसे आए उससे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया और वो सक्सेसफुल रहे। बांग्लादेश के पास एसेट के रूप में उनका चीप लेबर था क्योंकि आजादी के बाद से वहाँ के यूथ को कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली ही नहीं। देखा जाए तो कंट्री जो भी डेवलप हुई हैं, उन्होंने सिर्फ एक इंडस्ट्री या फिर सेक्टर पर रिलाई नहीं किया है, बट वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करती हैं और ये इसलिए किया जाता है ताकि अगर एक सेक्टर में शॉक आए तो इकोनॉमी क्रैश ना हो। और इसके एग्जांपल के तौर पर हम श्रीलंका को ले सकते हैं जहाँ की इकोनॉमी टूरिज्म सेक्टर पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट थी। दोस्तों 80s और 90s के दौरान चाइना कंपनीज का मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन था और ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ पर चीप लेबर्स बहुत ही आसानी से मिल जाते थे और चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर चुका था। लेकिन उसी टाइम बांग्लादेश भी अपने आप को सारी प्रॉब्लम से निपटाने के लिए तैयार कर रहा था और उसने ऐसी 2 पॉलिसीज लाई जिसने कंट्री को अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग कैटेगरी में खड़ा कर दिया, मेकिंग बांग्लादेश सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन साउथ एशिया
विद अ रियल जीडीपी ऑफ 1.001 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। दोस्तों आइए अब जानते हैं इस कंट्री के इम्प्रेसिव जर्नी को। बांग्लादेश की सफलता पूरे तरीके से 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और वो फैक्टर्स हैं। एक इंडस्ट्री को मिली अपार सफलता जो कि बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग है, जिसे रेडीमेड गारमेंट यानी कि आरएमजी इंडस्ट्री भी कहते हैं। दूसरा है रेमिटेंसेस ऑफ माइग्रेंट्स, तीसरा है स्प्रेड ऑफ माइक्रो फाइनेंस और चौथा यानी कि लास्ट बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिमार्केबल रोल ऑफ एनजीओ। दोस्तों इन सभी फैक्टर्स में से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आरएमजी इंडस्ट्री का है, लेकिन ये सब कुछ इतने आसानी से संभव नहीं हुआ है। देखिए बिजनेस को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज है कैपिटल, लेकिन वहाँ का बैंकिंग सिस्टम बिजनेसमैन को लोन देने में बहुत ही रिजिड था, जिसकी वजह से बिजनेसमैन को फंड क्रंच था। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या हाई इम्पोर्ट ड्यूटी थी जो कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने लगा रखी थी। और लास्टली सबसे बड़ा इशू था इंफ्रास्ट्रक्चर का। दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से बांग्लादेश में कोई भी बिजनेस नहीं कर रहा था, बट इवेंचुअली ये प्रॉब्लम कैसे टैकल हुई, ये वीडियो उसी की कहानी है। और इस कहानी को अच्छे ढंग से समझने के लिए हम एक नजर वहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशन पर भी डालनी होगी। तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों बांग्लादेश की आजादी में आवामी लीग की एक सक्रिय भूमिका रही, जिसके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। आजादी के बाद बांग्लादेश को रिबिल्ड करके एक नई व्यवस्था को बनाने का काम अब उनकी पार्टी और उनके हाथों में थी। बांग्लादेश जो अभी जस्ट वॉर के बाद रिबॉर्न हुआ था, बहुत ही छोटे छोटे फैक्शंस और पॉकेट्स में डिवाइडेड था। हर एक पॉकेट अपना पॉलिटिकल पावर एस्टैब्लिश करने में लगी हुई थी और इस वजह से उस समय की आवामी लीग गवर्नमेंट ने काबिलियत और मेरिट को दरकिनार रखते हुए गवर्नमेंट सर्विसेज में अपने वफादार को भरना शुरू कर दिया, जो बाद में बहुत ही घातक साबित हुआ। दोस्तों आजादी के टाइम पर जो जमीन थी वो कुछ रसूखदार लोगों की थी, जो पिछले 24 साल से चले आ रहे शासन का नमूना था। मुजीबुर गवर्नमेंट ने सबसे पहले 700 फर्म्स को नेशनलाइज कर दिया और अपने पार्टी सपोर्टर्स और लॉयलिस्ट को इसके हवाले कर दिया, जिन्हें ना तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक जानकारी थी और ना ही बिजनेस चलाने का नॉलेज। और इसका परिणाम ये हुआ कि आने वाले कुछ सालों में 92% इंडस्ट्रीज नेशनलाइज थी और प्राइवेट बिजनेसमैन टैक्स और ड्यूटी से ओवरबर्डन। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी गलती साबित हुई और बांग्लादेश की इकोनॉमी पूरी तरीके से टूट गई। इसके बाद 1974 में आई बाढ़ ने भी रही सही कसर को पूरा कर दिया। देखा जाए तो फूड की कमी हो गई। उस टाइम पर इन्फ्लेशन 400% थी और मास अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हालात और भी खराब थे। लोगों में एक एंटी मुजीबुर रेजिम के लिए सपोर्ट था, जिसका फायदा लिया वहाँ की मिलिट्री ने। दोस्तों मुजीबुर और उनकी फैमिली की हत्या कर दी गई, जिसमें उनकी सिर्फ 2 बेटियों जो कि लंदन में पढ़ाई कर रही थी, उनको छोड़कर बाकी सभी को मार दिया गया। बहुत सारे कूज और काउंटर कूज के बाद मिलिट्री जनरल जियाउर रहमान ने 1977 में अपना पद संभाला। उनका सबसे पहला काम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बांग्लादेश की ओर अट्रैक्ट करना था। बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज बांग्लादेश को फॉरेन एड देने के लिए तैयार थी, बस उनकी एक शर्त थी और वो शर्त ये थी कि बांग्लादेश को अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना होगा, जिसे जियाउर रहमान ने मान लिया। दोस्तों देखा जाए तो बांग्लादेश को मैसिव एड मिले और बांग्लादेश की इकोनॉमी ने इम्प्रूव करना शुरू कर दिया और सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिला। लेकिन 1980s तक आते आते जियाउर रहमान ने फर्दर इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट करने से मना कर दिया और दोस्तों धीरे धीरे फिर से सिचुएशन खराब होना शुरू हो गई। इसका रिजल्ट ये रहा कि बांग्लादेश ने अगले कुछ सालों में 21 कूच देखे और लास्ट कूच सक्सेसफुल भी रहा। दोस्तों आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हुसैन मोहम्मद इरशाद ने 1983 में नई सरकार बनाई। इरशाद ने हालांकि अथॉरिटेरियन और स्ट्रॉन्ग डिक्टेटरशिप रोल निभाया, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को वापस से शुरू किया और इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट 450 एकड़ में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का एस्टेब्लिशमेंट है। इन सब के अलावा इरशाद गवर्नमेंट की एक बड़ी ही अलग अचीवमेंट है, जो कि अमूमन एक डिक्टेटर स्टेट में नहीं होता है, और वो है बहुत सारे एनजीओज का सेटअप होना, जिसने बांग्लादेश की कंडीशन को इम्प्रूव करने में एक अलग ही योगदान दिया है। दोस्तों सारे एनजीओज में सबसे प्रोमिनेंट वन ग्रामीण बैंक है, जिसे मोहम्मद यूनुस ने एस्टेब्लिश किया, और इस एनजीओ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है माइक्रो फाइनेंसिंग ग्रुप्स को लोन प्रोवाइड करना, जिसने बांग्लादेश में इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट किया, जिसपे हम कभी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरी एनजीओ ब्रैक यानी कि BRAC, जिसे फजल हसन अबेद ने एस्टेब्लिश किया था, वो घर, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बनाने में काम कर रही थी। देखा जाए तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों को करीबी से निकालने में दिखा। और सबसे बड़ी अचीवमेंट ORS का हर घर में पहुंचना, जिसने डायरिया जैसी बीमारी से हो रही लाखों डेथ्स को काफी कम कर दिया। दोस्तों अब लौटते हैं वापस उन 2 मेजर पॉलिसीज की ओर, जिसकी चर्चा हमने इस वीडियो की शुरुआत में की थी। देखिए अब तक हमने बांग्लादेश का हाल, इसकी पॉलिटिकल जर्नी और कैसे एनजीओज ने वहाँ की सिचुएशन को इम्प्रूव किया। अब हम ध्यान देंगे बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट सेक्टर की, जिसकी वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी बूम हुई और किन किन पॉलिसीज में इसमें हेल्प किया। दोस्तों बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट 2 लेटर ऑफ क्रेडिट से मिलकर बनता है। अगर इसको हम एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि कंपनी A एक US बेस्ड कंपनी है जो हैवी मशीनरी बेचती है। वही कंपनी C बांग्लादेश में लोकेटेड है और उसे हैवी मशीनरी खरीदनी है, और इनके बीच में है कंपनी B जो कि इंडिया बेस्ड एक ट्रेडिंग फर्म है
दोस्तों कंपनी भी ब्रोकर की तरह काम करती है और इन दोनों कंपनीज के बीच एक डील को फाइनलाइज कराना चाहती है। अब यहाँ पर कंपनी ये मशीनरी तो बेचना चाहती है, लेकिन कंपनी सी द्वारा पेमेंट पर डिफॉल्ट के रिस्क को वो नहीं लेना चाहती। ऐसी सिचुएशन में बैक टू बैक LC जारी कर ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। दरअसल इसमें करना ये होगा कि कंपनी सी बांग्लादेश के किसी वेल नोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाकर ब्रोकर बी के नाम पर लाइन ऑफ क्रेडिट इशू करवा लेगी। इसके बाद ब्रोकर बी इस LC को लेकर इंडिया के वेल नोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाएगा और कंपनी ए को एक LC इशू करवा देगा। दोस्तों अब कंपनी ये हैवी मशीनरी शिप कर सकती है क्योंकि उसको पता है कि ट्रांजैक्शन खत्म होने पर उसको एक रिलायबल इंडियन बैंक पे करने वाली है। ऐसे में कंपनी बी यानी कि ब्रोकर को भी अपनी पेमेंट का एश्योरेंस मिल जाएगा और पूरे ट्रांजैक्शन में से क्रेडिट रिस्क रिमूव हो जाएगा। दोस्तों सिस्टम ने बांग्लादेशी बिजनेसमैन के लिए बिजनेस करना बहुत ही आसान कर दिया है और इसकी मदद से वो आसानी से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने लगे और देखते ही देखते इसका लार्ज स्केल एक्सपेंशन होता गया। अब दूसरी प्रॉब्लम थी हैवी इंपोर्ट ड्यूटी की, जिसकी वजह से ट्रेड उतना प्रॉफिटेबल नहीं था जितना कि होना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट के लिए ड्यूटी फ्री करना एक मेजर चंक ऑफ इनकम को छोड़ना था, जिसके लिए कोई गवर्नमेंट तैयार नहीं होगी। इसका सॉल्यूशन था एक और पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक फैसिलिटीज थ्रू बॉन्डेड वेयर हाउसेज। दोस्तों इसका सिंपल मतलब ये है कि आपको अगर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट चाहिए तो आपको अपना माल उस गोडाउन में रखना होगा, जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए किया जाएगा। देखिए इसके दो फायदे थे, पहला रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी और दूसरा फायदा था ग्रोथ इन कंट्रीज एक्सपोर्ट। बांग्लादेश की RMG इंडस्ट्री को एक बड़ा बूस्ट तब मिला जब चाइना में कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़ चुकी थी और इस मौके के लिए बांग्लादेश पूरी तरीके से तैयार था। बांग्लादेश के पास लेबर्स के साथ ही साथ तब इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी थी, जिसने बांग्लादेश की ग्रोथ को बढ़ाया है। देखा जाए तो RMG इंडस्ट्री आज 84% एक्सपोर्ट करती है और 4 मिलियन वर्कर्स को नौकरी दी है। बांग्लादेश की RMG इंडस्ट्री ने 4.7 से 6.7% अपना ग्लोबल शेयर एक्सपोर्ट में बढ़ाया है। 2011 में $14.6 बिलियन की वर्थ से 2019 में 33.1 बिलियन की ग्रोथ RMG इंडस्ट्री की रही और इस इंडस्ट्री ने अपने इन 8 साल में 7% की CAGR दिखाई है। दोस्तों इन सब के बावजूद बांग्लादेश के पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की है, जिसके बिना सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं हो सकता है। RMG इंडस्ट्री 10% ऑफ इकोनॉमी और 84% ऑफ इट्स ट्रेड कर रहा है। 2026 तक आते आते प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के हटाते ही ये चांसेस इथोपिया जैसी कंट्रीज को मिल सकता है। दूसरी समस्या एनवायरमेंटल कंसर्न की भी है। बांग्लादेश ने अपनी इकोनॉमिक जर्नी में अपने एनवायरमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और उस पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा सबसे अधिक है। 2013 में हुए राना प्लाजा फैक्ट्री फायर और ताजरीन फैक्ट्री फायर वहां के डेंजरस कंडीशन के सबूत है। देखा जाए तो लोगों की हालत में अभी वैसा सुधार नहीं आया है जैसा कि एक्सपेक्टेड था और बांग्लादेश अपने पॉपुलेशन और रेफ्यूजी क्राइसिस से भी ग्रसित है। दूसरे इन सब के अलावा अर्बन माइग्रेशन भी बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एस्टिमेटेड है कि 2050 तक 45 मिलियन पीपल ऑलरेडी क्राउडेड सिटी में जाकर बसेंगे। दोस्तों बांग्लादेश के इस शानदार सफर में हमने बहुत कुछ सीखा और जाना है। जी सिमन, आपने देखी बांग्लादेश कितनी तेज़ी से जो है ग्रो कर रहा है और ग्रो करने की जो वजूहत हैं वो आपने देखी। सबसे पहले तो बात करेंगे कि जब ये स्टार्ट में अगर आप देखेंगे बांग्लादेश जब ये क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना तो फिर उसमें तो आपको पता ही कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं होनी चाहिए थी और जो हो गई। तो क्योंकि हर आदमी जो है ना इक़्तिदार का भूखा होता है और वो इक़्तिदार की भूख जो है ना इंसान को जो है ना सही और गलत का जो है ना हिसाब किताब भूल जाता है और फिर वो अपनी सीट और अपनी चक्करों में पड़ के जो है ना वो अपने आप को जो है ना आगे बढ़ाता है। तो यही वजूहत थी जो कि बांग्लादेश बना और क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा था, फिर उसके बाद जो है ना बांग्लादेश बन गया। तो बनने की तो वजूहत बहुत सारी आपको भी पता है और काफ़ी सारे लोगों को पता है और इस वीडियो के तवज्जो से भी आपको पता लग गया। ऐसा है कि जब इनके पास जैसे ही बांग्लादेश बना और इन्होंने जो है अपनी इंडस्ट्री को जो है नेशनलाइज़ किया और पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री थी यहाँ पर भी ये सेम एक जैसे ही माहौल हुआ, एक जैसे ही, क्योंकि भुट्टो साहब थे उस ज़माने में वज़ीर आज़म सदर के अहदे पे थे या वज़ीर आज़म के अहदे पे थे, भाई इन्होंने भी जो है ना यहाँ पर भी तमाम तर फैक्ट्रीज़ को जो है कंपनीज़ को जो है नेशनलाइज़ कर दिया, क्लोज कर दिया। उसका सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ ना बांग्लादेश को भी वही नुकसान हुआ और पाकिस्तान को भी, कि सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ और आज तक हम उसका नुकसान भुगत रहे हैं, उसकी मेन वजह ये कि इन्होंने नेशनलाइज़ करने के बाद जैसे ही नेशनलाइज़ किया जो इंडस्ट्रियल थे जिनके पास तजर्बा था फैक्ट्री चलाने का, बिज़नेस करने का, वो यहाँ से कूच करके बाहर चले, मूव कर गया, दूसरी कंट्रीज चले गए। उन्होंने वहाँ जाके अपने बिजनेस स्टार्ट कर लिए। पैसा तो था ना, ये ज़रूरी नहीं होता कि आज अगर मकान यहाँ पर है या फैक्ट्री यहाँ पर है तो उसकी यहाँ ही रही, बाहर भी बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस होते हैं।
तो बहरहाल बहुत सारे लोग कंगाल भी हो गए और बहुत सारे लोग दोबारा से रीइस्टेब्लिश हुए और उन्होंने वहाँ जाके पाकिस्तान में जिन लोगों को इंडस्ट्री हाथ में दी तो उन लोगों ने उस लेवल पे चला ही नहीं और मज़ीद जो नुकसान ही हुआ और आज तक जो है ना वो ग्रो नहीं कर सकी जो कि होनी चाहिए थी। सेम टू सेम जो है ना बांग्लादेश में भी यही हुआ। तो अब जो है मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए 3-4 जो फैक्टर हैं वो आपने इस वीडियो में देखे भी कि भाई बेसिक तो ये था ना कि इतना बड़ा एक टारगेट था कि एक तो हर साल जो है ना सालाने की बुनियाद पे 2 साल बाद 4 साल बाद जो है ना पानी सैलाबी रेला आ जाता था जिसकी वजह से बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान होता था। तो और उनकी जो इतनी इनकम नहीं होती थी जितनी कि जो है ना अखराजात बढ़ जाते थे और उससे जो है ना काफ़ी सारे लोग जो है बेघर हो जाते थे, मुतासिर हो जाते थे। फिर लाजिमत है जब सैलाब आता है तो बीमारियाँ भी फैलती हैं, तो इतनी NGOs का काम करना भी ज़रूरी था। तो इन्होंने वही काम किया कि NGOs जो थी बनाई और उन्होंने काम किया, ORS घर घर पहुँचाया, बीमारियों को ख़त्म करा, एजुकेशन को थोड़ा सा आगे लेके गए, फिर जो है ना ज़राअत को इन्होंने बढ़ाया। फिर जो सबसे बड़ा मेन किरदार अदा किया ना वो टेक्सटाइल ने करा, ये तो क्योंकि लेबर क्योंकि हर कंट्री की अगर लेबर सस्ती होती है ना तो वही कंट्री जो है ग्रो करने में जो है उसका फ़ायदा होता है। तो बांग्लादेश की लेबर सस्ती थी और उनको काम मिला। जब काम मिला तो काम नो डाउट कि काम उन्होंने बहुत अच्छा किया। एक तो 3-4 चीज़ें चाहिए होती हैं कि एक तो सस्ता हो, अच्छा भी हो और टाइम टू टाइम भी हो। यानी 3 चीज़ें टाइम टू टाइम पहुंच भी रहा है। एक्सपोर्ट इन्होंने बढ़ा दी अपनी टेक्सटाइल में। कहाँ इनकी जो ना बहुत कम जो है वो जो थे मना रेट थे GDP के ग्रोथ के, लेकिन आज जो है आप देखेंगे कितना ज़्यादा सक्सेसफुल काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया में वर्ल्ड में जो है एक नाम है। 33 पॉइंट कुछ था ना, हाँ 7% पर ले गए ना, 7% तक ले गए। अच्छा, इनकी अच्छाई के ज़माने में अगर आप देखेंगे सक्सेसफुल काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि बाहर जाके भी काम कर रहे होते हैं, UAE में, अपना जो है कतर में, सऊदी अरब में, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इटली में भी आपको मिलेंगे। तो जहाँ पर लेबर की नीड होती है ये सबसे कम पैसों में काम करते हैं। कि ये ऐसा नहीं है कि भाई नहीं हमें तो इतने पैसे चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके फिर ना काम करना है तो फिर नखरा क्या करना है। तो वो इनके अंदर जो है ना ये पॉलिसी एक मजबूत सोच है जिसकी वजह से ये काफ़ी सारा पैसा जो है बाहर से भी आता है। जब भी तो आज इतना ग्रो कर रहे हैं ना, देखें अभी सिर्फ फैब्रिक नहीं और दूसरी चीज़ देख रहे हैं तो उसमें भी बांग्लादेश जो है वो आगे जा रहा है। जी अच्छा, एक चीज़ हाँ, अब जो तरक्की की तरफ गामज़न है तो उसकी एक मेन झलक जो है आपको नज़र आ भी रही है कि जो पैसा ये अपने जो है अपना जनरेट कर रहे हैं, यानी कि अपना इकट्ठा हो रहा है इनके पास पैसा, तो वो पैसा दूसरे सेक्टर में जो है ना या जाके यूज़ कर रहे हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं। अभी हाल ही में टनल बना, ठीक है, वो भी एक बड़ा सक्सेसफुल जो है ना वर्क है और बड़ा जो है ना आगे चल के इनकी GDP में काफ़ी सारा जो है ना इजाफा हो जाएगा। इसी तरह काफ़ी सारे ऐसे मेगा प्रोजेक्ट अभी लॉन्च, मेट्रो भी मेरे ख्याल से मेट्रो भी स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने, मेट्रो भी स्टार्ट हो गए जी। रेलवे को भी फ़रोग दे रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जब चेंज होता है किसी भी मुल्क का तो वो तरक्की की तरफ ही काम कर रहा होता है कि एक एक्सप्रेस वे बनाया तो उसका नाका चुंगी आ गया, दूसरा एक्सप्रेस वे बनाया उसका पैसे आ गया। तो ये तरक्की के ये वो राज हैं जो कि ताहयात मुल्क को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं हमारे, जो दोस्त हैं, वो इन चीज़ों को जो है ना हाईलाइट भी कर रहे हैं कि काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आप इस पे करें, इस पे करें। हम लोग जो है ना काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट जो है लॉन्च कर रहे हैं। तो ये खुशी की बात है कि एक मुल्क जो है तरक्की कर रहा है उसको और मज़ीद जो है ना आगे बढ़ना चाहिए। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ जिस तरीके से इंडिया में आपने देखा कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारे मुल्कों के साथ जो है ना उनके रवाबित अच्छे, उनके साथ मिलकर काम कर रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, बड़े बड़े साइन एग्रीमेंट हो रहे हैं। तो इसी तरह जो है ना मुल्क जो तरक्की करते हैं। तो जो अभी स्टिल पोजीशन में शेख हसीना वाजिद, वो बड़ा अच्छा काम कर रही है, उनकी बड़ी तारीफ़ हो रही है कि भाई वो कहीं जहाँ पर जो है ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ की तो वो अपना पैसा भी लगा देती हैं। और अपना पैसा तो कोई लगाता नहीं है वैसे, ज़्यादा मुल्क का ही पैसा होता है जी। लेकिन वो करती है ना मेहनत, यानी कि स्टेप तो लेती है ना कि हाँ ये करने से अगर नुकसान भी होगा तो आगे कुछ टेंशन नहीं, आगे हम कुछ ना कुछ सपोर्ट कर लेंगे, लेकिन ये काम करना है जी। अब जैसे कि उनको बजट नहीं मिला था, हाँ
बजट नहीं मिला, उन्होंने जो है ना मुल्क का बजट लगाया, मुल्क का बजट लेकिन लगाया, अभी आज फायदा उठा रही है। अमेरिकन कंपनी से जो है ना उन्होंने जो है रब्ता करके, बिल्कुल। क्योंकि अमेरिकन कंपनी ने जो है वो जमानत ले ली कि बिल्कुल। हम जो है इनको जो है वो प्रोवाइड करेंगे, वो तमाम तर चीज़ें जो तो आज मिलके। देखिए नुकसान तो नहीं हुआ, नहीं नुकसान हुआ। में तो नहीं, कहीं ना फायदा हो रहा है। अच्छा, कोई भी कमज़ोर कंट्री हो या कोई कमज़ोर आदमी हो, अगर उससे कोई पैसा मांगता है कि यार ज़रा उधार देना, तो देने वाले को ये डाउट होता है पता नहीं पैसे मुझे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मिलेंगे। ऐसा तो नहीं कि ये खुद डूब जाए तो हम भी डूब जाएंगे। बिल्कुल। तो ये चीज़ें होती हैं, एतमाद तो करना पड़ता है। बहरहाल छोटे कंट्रीज़ के साथ भी मिलजुल के जो है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जिस तरह की यूएई है, उसके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं, वो अपने काम कर रहा है और अपनी इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में लगा रहा है। तो ऐसी कंट्रीज़ को जो है बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और दूसरी कंट्रीज़ में भी जो है लगाना चाहिए, ताकि उनका बिजनेस बढ़ेगा और वो कंट्री भी ग्रो करेगी जो कि कमज़ोर कंट्री है। तो बहुत ही अच्छी लगी ये वीडियो, और आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो कि आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम उस पर ये रिएक्शन दे सकते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम किसी भी कंट्री की ग्रोथ देखते हैं और उसकी ये तरक्की देखते हैं, तो बड़ा हमें भी जो है बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी, हमारा मुल्क भी इतना कोई इस्टेब्लिश नहीं है, इतना तरक्की याफ्ता नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे को देख के, एक दूसरे से बातें करके जो सीखता है बंदा। तो बड़ा कुछ इस वीडियो से मैंने सीखा, और जो कि मुझे मेरे जहन में समा गया कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी इस तरह के लोग और इस तरह की जस्तजू करने वाले लोग होने चाहिए कि अपने मुल्क का, अपने जो है लोगों की जो है मुस्तकबिल का जो है रोशन बाब साबित हो सके। तो इसके साथ ही मुझे और सिमर शेख को इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।